फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक का नाम है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, देखिएगा विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वह सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वह सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। तो बताइएगा विद्युत रासायनिक सेल की क्या परिभाषा होगी? वह सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि विद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसको गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, और इसका उदाहरण जो है वो डेनियल सेल है, और हमारे सिलेबस में डेनियल सेल ही हम पढ़ते हैं। चलिएगा बात करते हैं डेनियल सेल की। डेनियल सेल इस सेल का निर्माण करने के लिए चित्रानुसार, चित्र नीचे बना रखा है वह भी आपको मैं दिखा दूंगा। इस सेल का निर्माण करने के लिए चित्रानुसार जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट की जलीय विलयन में एवं कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोकर दोनों छड़ों को परस्पर वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़कर सेल का बाह्य परिपथ का निर्माण किया जाता है। मतलब क्या करते हैं, हम इसके अंदर दो बीकर लेते हैं। एक बीकर में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन होता है और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु की छड़ को एवं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर धातु की छड़ को डुबो दिया जाता है और दोनों छड़ों को परस्पर वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़कर सेल का बाह्य परिपथ बना लेते हैं। अब देखिएगा जो दोनों बीकर होते हैं उन दोनों बीकर के विलयनों को परस्पर एक उल्टे यू आकार की ट्यूब से, और उल्टे यू आकार की जो ट्यूब होती है उसे लवण सेतु कहा जाता है, से जोड़कर सेल का आंतरिक परिपथ का निर्माण किया जाता है। इस सेल में जिंक धातु की छड़ एनोड की तरह वह कॉपर धातु की छड़ कैथोड की तरह कार्य करती है, क्योंकि जिंक धातु की छड़ की सक्रियता कॉपर धातु से अधिक होती है। याद रखिएगा ये जो डेनियल सेल होता है इस सेल में जिंक धातु की छड़ एनोड की तरह और कॉपर धातु की छड़ कैथोड की तरह कार्य करती है। सेल को निम्न चित्र में दिखाया गया है। तो आइएगा डेनियल सेल का चित्र देख लेते हैं। देखिएगा इस सेल में क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं, एक बीकर ये रहा और दूसरा बीकर ये रहा। एक बीकर में हम जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ले लेते हैं और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लेते हैं। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु की छड़ को डुबो दिया जाता है और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर धातु की छड़ को डुबो दिया जाता है। जिंक धातु की छड़ एनोड की तरह कार्य करती है और कॉपर धातु की छड़ कैथोड की तरह कार्य करती है। एनोड की तरह क्यों कार्य करती है जिंक धातु की छड़? क्योंकि जिंक धातु की सक्रियता कॉपर धातु से अधिक होती है। दो धातुओं की छड़ों को यदि आपस में जोड़ा जाए और सेल का निर्माण किया जाए तो जो धातु अधिक सक्रिय होती है वो हमेशा एनोड के रूप में होगी, और जो धातु कम सक्रिय होती है वो किस रूप में होगी? कैथोड के रूप में। अब देखिएगा इन दोनों छड़ों को परस्पर वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ा गया है और
इस प्रकार सेल का कौन सा परिपथ बनाया जाता है? बाह्य परिपथ बनाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों छड़ों को परस्पर वोल्टमीटर के द्वारा जोड़ दिया और सेल का कौन सा परिपथ बना लिया? बाह्य परिपथ। अब जो दोनों बीकर हैं उन दोनों बीकर में जो लवण के जलीय विलयन उपस्थित है, एक बीकर में तो जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। दोनों जलीय विलयनों को या दोनों बीकर के विलयनों को परस्पर एक यू आकार की ट्यूब से जोड़ा जाता है। ये देखिएगा, आप देख पा रहे हैं। और इस यू आकार की ट्यूब को लवण सेतु कहा जाता है। और ये सेल का कौन सा परिपथ होता है? आंतरिक परिपथ। तो ये डेनियल सेल की क्या है? बनावट। अब क्या होता है, जैसे ही आप ये सेटअप करते हो तो ये सेल काम करना शुरू कर देता है। तो इसकी कार्यविधि किस प्रकार से होती है वो हम समझ लेते हैं। जिंक धातु की छड़ की सक्रियता कॉपर धातु की छड़ की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा। इस कारण से जिंक धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और कॉपर धातु की छड़ पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे ये सेटअप आप करते हो तो जिंक धातु की छड़ से जिंक धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होकर Zn+2 के रूप में विलयन में आते हैं। जैसे ये छड़ है, इस छड़ के ऊपर जिंक धातु के परमाणु उपस्थित हैं, तो जिंक धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होंगे किस रूप में? Zn+2 के रूप में। और Zn+2 जो है वो किस में आ जाएगा? विलयन के अंदर आ जाएगा। तो जिंक धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिंक धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होकर विलयन में आते हैं। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन का। एक जिंक धातु का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Zn+2 बनाएगा, Zn+2 विलयन में आ जाएगा। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो छड़ के ऊपर रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे? छड़ के ऊपर। तो इसी प्रकार से खूब सारे जिंक धातु के परमाणु जब विलयन में आएंगे Zn+2 के रूप में, तो ये जो एनोड की छड़ है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? आधिक्य। ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के आधिक्य के कारण इस छड़ के ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा, यानी इस छड़ को हम माइनस आवेश के द्वारा शो करते हैं। क्या बताया मैंने? वापस से सुन लीजिएगा। जिंक धातु की छड़ पर उपस्थित जिंक धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होंगे। Zn से बनेगा Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये Zn+2 तो विलयन में आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस छड़ के ऊपर रह जाएंगे। अब ये तो एक जिंक की बात की, ऐसे पता नहीं कितने हजारों लाखों जिंक जो होते हैं वो विलयन में आते होंगे। तो बताओ इस छड़ के ऊपर उनकी दुगनी संख्या में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इस छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो जाएगा। इस कारण से इस छड़ को माइनस आवेश के द्वारा शो किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। अब देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए जिंक धातु के परमाणु के द्वारा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से कैथोड की ओर आते हैं। किस ओर आते हैं? कैथोड की ओर। और कैथोड पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से Cr+2 आयन छड़ के ऊपर जाकर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ग्रहण और अपचयित हो जाता है। इसका मतलब कैथोड की छड़ पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को Cr+2 ग्रहण करके कॉपर में क्या हो जाता है? अपचयित। इसका मतलब कैथोड की छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की हमेशा खपत होती है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खपत हो रही है और खपत होने के कारण इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी बनी रहती है। इस कारण से कैथोड की छड़ को प्लस साइन के द्वारा शो किया जाता है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर गए? कैथोड की ओर। तो बताइएगा, फिजिक्स हमें कहती है कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। तो यदि आपसे मान लो पूछ ले कि डेनियल सेल
में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो बताओ विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? कैथोड से एनोड की ओर बाह्य परिपथ में। देखो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो विद्युत धारा इधर आएगी, तो विद्युत धारा की दिशा बाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से विद्युत धारा चली, यहाँ पे आई, एनोड पे आई, एनोड से विद्युत धारा अब इस विलयन में जाएगी। विलयन में किसके साथ जाती है? धनायनों के साथ। ये जो जिंक धातु के परमाणु इस छड़ से विलयन में जा रहे हैं, इस विलयन में जा रहे हैं, तो विलयन के साथ धारा भी किस में आ जाएगी? विलयन में आ जाएगी। अब धारा को जाना है इस लवण सेतु के अंदर। तो लवण सेतु में क्या होता है? लवण भरे हुए होते हैं, लवण का जलीय विलयन भरा हुआ होता है, तो उसमें धनायन और ऋणायन भी उपस्थित होते हैं, धनायन ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो बताओ क्या होगा? ये धारा इस लवण सेतु से होती हुई इधर आ जाएगी। अब कैसे आएगी वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो बताओ धारा इधर से इधर आ गई, तो बताओ आंतरिक परिपथ में यदि धारा की दिशा पूछे तो एनोड से किधर होगी? कैथोड की ओर। और फिर कॉपर +2 आयनों के साथ किस पे चली जाएगी? छड़ के ऊपर। विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित आयनों के विपरीत होती है और धनावेशित आयनों के क्या होती है? समानांतर। तो चलिएगा बात करते हैं, ये हमने इसकी आपको क्रियाविधि समझा दी, इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। डेनियल सेल की कार्यविधि। इस सेल में एनोड व कैथोड पर अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी डेनियल सेल का चित्र भी आपसे बनवा लिया जाता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जिंक से बनता है जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बताओ एनोड की छड़ के ऊपर रहेंगे, तो बताओ एनोड की छड़ के ऊपर कौन सा साइन हम शो करेंगे? माइनस का। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। कैथोड पर, कैथोड पर बताओ कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? अपचयन की। कॉपर +2 + 2 इलेक्ट्रॉन = कॉपर। उपरोक्त अभिक्रिया को अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर सेल की सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है, जो कि निम्न प्रकार है। ये सेल अभिक्रिया है सेल की। ये देखो, जिंक + कॉपर +2 = जिंक +2 + कॉपर। सेल का प्रदर्शन। सेल का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? देखिएगा, सेल का प्रदर्शन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऑक्सीकरण अर्ध सेल यानी एनोड वाला जो भाग है उसको शो करते हैं बाईं ओर, और दाईं ओर कैथोड वाला भाग शो करते हैं। बीच में 2 खड़ी डंडियाँ होती है जो किसको बताती है? लवण सेतु को। तो सेल का प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले हम एनोड की जो धातु है उसको लिखते हैं। तो बताओ एनोड की धातु क्या है? जिंक। कोष्टक में S लिख दिया, S का मतलब होता है सॉलिड। फिर एक खड़ी लाइन शो करते हैं, आगे लिखते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के कोष्टक में लिख देते हैं AQ। AQ का मतलब जलीय, एक्वस। तो जिंक ZnSO4। ये तो हो गया एनोड वाला भाग यानी ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ZnSO4 के कोष्टक में इसकी सांद्रता लिख देते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 1 m की सांद्रता मैंने ले रखी है। फिर 2 खड़ी डंडियाँ हैं, ये लवण सेतु को बताती है। लवण सेतु के बाईं ओर वाला भाग हमेशा एनोड होता है और लवण सेतु के दाईं ओर वाला भाग क्या होता है? कैथोड। कैथोड को शो करने के लिए पहले धातु आयन का विलयन लिखते हैं। तो जैसे हमने कॉपर सल्फेट ले रखा था, तो कॉपर सल्फेट के कोष्टक में AQ लिख देंगे और कोष्टक में लिख देंगे 1 m जो कि सांद्रता है, और फिर ऑब्लिक लगा के क्या लिख देंगे? कॉपर S। और ये क्या होता है? अपचयन अर्ध सेल। तो बताओ सेल का प्रदर्शन करने के लिए लवण सेतु को बीच में लगाते हैं। लवण सेतु के बाईं ओर धातु ऑब्लिक धातु आयन का विलयन और दाईं ओर धातु आयन का विलयन ऑब्लिक धातु को शो किया जाता है। अब 2 नोट है। सेल के प्रदर्शन में ZnSO4 के स्थान पर Zn+2, कॉपर सल्फेट के स्थान पर कॉपर +2 लिखा जा सकता है। सेल के प्रदर्शन में एनोड बाईं ओर वह कैथोड किधर होता है? दाईं ओर होता है। सेल के प्रदर्शन में याद रखिएगा, सेल के डायग्राम में नहीं, सेल के प्रदर्शन में एनोड हमेशा किधर होता है? बाईं ओर, और कैथोड किधर होता है? दाईं ओर। एक ट्रिक भी है इसकी जो आप पढ़ते भी हो, बुक्स के अंदर दी हुई रहती है। ANOL। A का मतलब एनोड, N का मतलब नेगेटिव, O का मतलब ऑक्सीडेशन और L का मतलब लेफ्ट। A का मतलब एनोड होता है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है, मतलब माइनस साइन वाला होता है। O का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और हमेशा किधर होता है? बाईं ओर, लेकिन सेल के प्रदर्शन में।
डेनियल सेल में विद्युत धारा की दिशा मैं आपको बता चुका हूँ। बाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर होती है और आंतरिक परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर होती है। अब बात करते हैं लवण सेतु क्या होता है। तो लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की ट्यूब होती है जिसमें लवण जैसे KCl, KNO3 या K2SO4 या NH4NO3, कौन कौन से लवण बताए, KCl या KNO3 या K2SO4 या NH4NO3 आदि का गर्म सांद्र जलीय विलयन वह जिलेटिन या अगार अगार से बना पेस्ट बना जाता है। तो लवण सेतु क्या है, एक उल्टे यू आकार की ट्यूब होती है जिसमें लवण जैसे KCl या KNO3 या K2SO4 या NH4NO3 का गर्म सांद्र जलीय विलयन व जिलेटिन या अगार अगार से बना पेस्ट बढ़ते हैं। अब लवण सेतु के कार्य क्या हैं? यह सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। दोनों बीकर के विलयनों को उदासीन बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। देखिएगा दोनों कार्य को चित्र के माध्यम से एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो लवण सेतु आपको दिखाई दे रहा है, इस लवण सेतु में लवण उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिएगा इसमें K+ आयन और Cl- आयन उपस्थित है, ठीक है। अब देखो विद्युत धारा मैंने बताई थी आपको कि कैथोड से चलती है और किधर आती है, एनोड की ओर। एनोड से कहाँ पे आ गई, विलयन में। विलयन में एनोड से विलयन में किस कारण आई, Zn+2 आयनों के साथ साथ आई। अब देखो धारा इस लवण सेतु के अंदर जाएगी, तो बताओ लवण सेतु के अंदर क्यों जाएगी, इसके लिए क्या होगा, Cl- आयन इधर आएगा, Cl- आयन इधर आएगा और धारा ऊपर जाएगी। यानी Cl- आयन इधर आने के कारण, Cl- आयन के इधर आने के कारण विद्युत धारा लवण सेतु के अंदर जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, विद्युत धारा इधर आएगी, क्यों, क्योंकि K+ आयन इधर आएंगे इस बीकर की ओर, इस विलयन की ओर। तो बताओ इधर तो कौन से आयन आ रहे हैं, K+ आयन। इधर कौन से आ रहे हैं, Cl- आयन। Cl- आयन क्या करेगा, इस बीकर का जो विलयन है उसमें बताओ Zn+2 बढ़ता जा रहा था ना, उस Zn+2 को ये क्या करता रहेगा, उदासीन। और इधर देखो Copper+2 आयन छड़ के ऊपर जा रहे थे, तो बताओ पीछे क्या बच रहे थे, सल्फेट आयन। तो जो K+ आयन है वो सल्फेट आयन को क्या करते रहेंगे, उदासीन। तो बताओ लवण सेतु दो कार्य कर रहा है, एक तो धारा बह रही है आंतरिक परिपथ में, लवण सेतु के कारण ही बह रही है। अगर लवण सेतु नहीं होता तो विद्युत धारा नहीं बह पाती। दूसरा, दोनों बीकर के विलयनों को ये क्या बना रहा है, उदासीन बना रहा है। तो लवण सेतु के कितने कार्य हैं, दो कार्य। नंबर 1, लवण सेतु सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है और दोनों बीकर के विलयनों को उदासीन बनाए रखने का क्या करता है, कार्य। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब 2 नोट और पढ़ने अपन को। लवण सेतु बनाने के लिए अक्रिय विद्युत अपघटय काम में लिए जाते हैं। याद रखिएगा, लवण सेतु बनाने के लिए अक्रिय विद्युत अपघटय काम में लिए जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है, लवण सेतु बनाने के लिए ऐसे विद्युत अपघटय काम में लेते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन की गतिशीलताएं क्या हो, समान हो। तो ये था डेनियल सेल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनके नोट्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार और मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, सेल विभव और मानक सेल विभव क्या होता है और किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।